हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मई से लेकर 26 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बुक कैरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 प्रदान किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। कैरोस बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लेखिका जेनी अपेरनबेक के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक का जो ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है, वो किया है माइकल हॉफमैन ने। तो ध्यान रखिएगा, जेनी अपेरनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो है वो प्रदान किया गया है। और जेनी अपेरनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर प्राइज़ जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अगर हम कैरोस बुक की बात करें तो पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक प्रेम कहानी पर यह बुक जो है वो बेस्ड है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये पुरस्कार जो है हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 2024 के लिए जर्मन लेखिका जेनी अपेरनबेक की पुस्तक कैरोस के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो है वो दिया गया है। और इस बुक का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है। अगर हम पिछले साल 2023 की बात करें तो टाइम शेल्टर के लिए बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को और उस बुक का ट्रांसलेशन करने के लिए एंजेला रोडेल को 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ पुरस्कार जो है वो जीता है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे के छात्रों की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो फिल्म का निर्देशन जो है FTTI के छात्र चिदानंद नाइक के द्वारा किया गया है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ये जो फिल्म है ये 16 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है जो कि एक बुजुर्ग महिला द्वारा मुर्गा चुराने के कारण गांव में अराजकता फैल जाने की कहानी पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ला सिनेफ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाली एग्जाम में चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 20 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर का निधन हो गया। ये जो दुर्घटना हुई थी ये ईरान अजरबैजान सीमा के पास हुई है। इब्राहिम रईसी की बात करें तो जून 2021 में ये ईरान के राष्ट्रपति बने थे और वो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ईरान से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन यूरोपीय देश बना है? तो यूरोपीय देश स्पेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य जो है वो बना है। वर्तमान में कुल 199 देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें से 99 देशों ने इसकी सदस्यता की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी स्थापना जो है भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से COP21 पेरिस जलवायु बैठक के दौरान की थी। कब? 2015 में। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका उद्देश्य क्या है? इसके सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो हाल ही में स्पेन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में 20 मई से 24 मई तक के बीच में किया गया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना, वहीं सभी संगठनों के बीच आपसी तालमेल को भी बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑफर ऑफ द डे की। और आज का जो ऑफर ऑफ द डे है, मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है इस ऑफर का वेट जो है वो बहुत दिनों से कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर का हमारा स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। बात करें इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस कोर्स को पूरा मैंने ही रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया है,
जिसमें मैंने आपको टू द पॉइंट कंटेंट दिया है। 10 घंटे के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म कर दिया है। वही चीज़ हमने डिस्कस करी है जो कि आजकल एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। तो इस कोर्स के अंदर आपको वीडियोस मिल जाते हैं, हर एक वीडियो पे बेस्ड आपको टेस्ट मिलता है एंड क्लास नोट्स मिलता है। रिवीजन करने के लिए क्लास नोट्स भी आपको दिए गए हैं। तो ये पूरा कोर्स जो है आपको फ्रेंड्स मिल जाता है सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो अभी तक कभी भी ऐसा ऑफर निकला नहीं है, आपके लिए स्पेशल निकला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको एनरोल करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अगर आप ये कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखी है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर हम कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं बट हम इसको कहाँ पर देखें। तो 2 जगह ऑप्शन है। रूट एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.crazygeeketrick.com पर जाइए, वहाँ पर कोर्स के सेक्शन में आपको आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑफर ऑफ द डे। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 55 वर्षीय ज्योति आत्रे जो है वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। कौन? मध्य प्रदेश की ज्योति आत्रे। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ज्योति आत्रे ने संगीता बहल का 53 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, हाल ही में काम्या कार्तिकेयन जो है महाराष्ट्र से आती है, ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला बनी है। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। वहीं नेपाली कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में तूफान रेमल का प्रभाव हमको देखने को मिला। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली के अनुसार इस चक्रवात का नाम जो है वो रेमल रखा गया है। अरबी में रेमल का अर्थ होता है रेत, और इस चक्रवात का नाम का सुझाव जो है वो किसने दिया है? ओमान ने दिया है। वही पूछा जा रहा है किस देश के द्वारा? ओमान के द्वारा। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में सागादावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हाल ही में सिक्किम राज्य में सागादावा त्योहार जो है वो आयोजित किया गया। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एसएससी के अंदर स्पेशली। सागादावा एक बौद्ध त्योहार है जो कि बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत जो है 1950 में हुई थी, जो कि विशेष रूप से सिक्किम के गंगटोक में स्थित तुसुकला खंग मठ में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार जो है गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सागादावा जो बौद्ध त्योहार है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में। हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में और भी त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि लोसर, भूमचू, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ही अभी वियतनाम की संसद द्वारा जनरल टू लेम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। जनरल टू लेम की बात करें तो ये वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जो कि पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? हनोई है। जनरल टू लेम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। श्रीनिवास आर कुलकर्णी की बात करें तो ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, मैथ्स और खगोल विज्ञान विभागों के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास को खगोल विज्ञान में मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा के लिए उनके द्वारा किए गए खोजों के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 दिया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में कितने भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया, जिसमें दुनिया के शीर्ष 15 अगर अमीरों की बात करें तो इस सूची में भारत के 2 व्यवसायी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। इस सूची में अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो वो आते हैं लुई विटॉन। इस सूची में अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो वो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? $220 बिलियन, और ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करें तो लुई विटॉन के ये संस्थापक हैं
इनकी ये जो कंपनी है दुनिया के सबसे शाही सामान जो है वो बनाती हैं। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं इनकी वेबसाइट पर। अगर हम सिंपल एक पर्स की बात करें, लेडीज़ पर्स की, तो उसकी भी कीमत यहाँ पर 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक होती है। तो आपने नाम भी सुना होगा ब्रांड का, लुई विटॉन। इसके संस्थापक कौन हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति 207 बिलियन डॉलर है। और तीसरे नंबर पर आते हैं एलन मस्क, जिनकी संपत्ति है 190 बिलियन डॉलर। अगर हम भारतीयों की बात करें तो 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी, वो 12वें स्थान पर आते हैं। वहीं 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी जो है इस सूची में 14वें स्थान पर आते हैं। तो विश्व के टॉप 15 अमीर व्यक्तियों में भारत के 2 व्यक्ति जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, मुंबई की काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो इन्होंने भारत की शिवांगी पाठक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। तो यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1984 में बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी और पहली भारतीय महिला बनी थी। और बछेंद्री पाल द्वारा लिखित पुस्तक भी है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहली महिला कौन थी और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया, जिसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को रखा गया है 39 नंबर पर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2021 में भारत की जो रैंक रही थी वो रही थी 54, तो वहाँ से भारत की रैंक करेक्ट होकर 39 तक आ गई है। इस इंडेक्स में कुल जो स्कोर होता है वो होता है 7 का, जहाँ पर 1 सबसे खराब होता है और 7 सबसे अच्छा होता है। और TTCI 2024 के इंडेक्स में भारत को जो स्कोर मिला है वो मिला है 4.25। टॉप 3 देशों की बात करें इस इंडेक्स में तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर स्पेन और तीसरे स्थान पर है जापान। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। TTCI इंडेक्स को जो जारी करता है वो कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। उद्देश्य क्या इसका? बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा जो है वो खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लुशाई नामक एक जनजाति है जो कि मिजोरम में निवास करती हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस दुर्लभ पौधे का जो नाम जो है वो रखा गया है, लुशाई ओरम। तो ये मिजोरम से संबंधित हैं। मिजोरम के फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा जो है वो खोजा गया है। इस दुर्लभ स्थलीय पौधे का नाम जो है मिजोरम की जनजाति लुशाई के नाम पर लुशाई ओरम रखा गया है। लुशाई जनजाति की बात करें तो कुकी चीन जनजाति समूह के अंतर्गत एक जनजाति हैं, जिन्हें आमतौर पर मिजोस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? मिजोरम में। मिजोरम में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा जो है वो खोजा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, 20 मई को एक दुर्घटना के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। जिसके बाद ईरान के उपराष्ट्रपति जो थे मोहम्मद मोकबेर, उनको ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त किया गया है, मोहम्मद मोकबेर। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स ने वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 की सूची जो है जारी करी है, जिसमें पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो स्पेन के गोल्फ खिलाड़ी हैं जॉन राम, वो दूसरे नंबर पर हैं। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है,
चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? तो फ्रेंड्स, मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल जो है ये एक प्रसिद्ध घोड़े की ब्रीड है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी या फिर मैतेई सागोल को लुप्त होने से बचाने के लिए अलग अलग संगठनों और संघों के साथ में हाथ मिलाया है। ये जो घोड़े की ब्रीड है ये मणिपुर के इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में दिखाई देता है और इसका उपयोग युद्ध और पोलो के लिए किया जाता था। मणिपुरी पोनी और मैतेई सागोल भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़े और टट्टू नस्लों में से एक हैं। मणिपुरी सरकार ने 2023 में मणिपुरी टट्टू को लुप्त प्राय नस्ल जो है वो घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, मणिपुरी पोनी हाल ही के दिनों में चर्चा में रही किस जानवर की ब्रीड है? ये घोड़े की ब्रीड है। सी आंसर। कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य जो है वो खोजा गया है? तो पुरातत्वविदों ने मंगलूर शहर में प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत जो है वो खोजा है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये निशान जो है वो बनाए गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? मंगलूर में। ए आंसर। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई। AK-203 असॉल्ट राइफल को किसके सहयोग से बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो सौंपी गई हैं। इस असॉल्ट राइफल को उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया गया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2021 में 5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध के तहत रूस और भारत के संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किए जाने का अनुबंध किया गया था। उसी के तहत भारतीय सेना को हाल ही में 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो सौंपी गई हैं। ध्यान रखिएगा, किसके सहयोग से बनाया गया है? रशिया के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण विजेता नारायण वाघुल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, नारायण वाघुल की बात करें तो भारतीय बैंकिंग के इन्हें भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है। नारायण वाघुल को ICICI बैंक के सुधार के लिए जाना जाता है। हाल ही में इनका 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। व्यापार और उद्योग श्रेणी में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 2010 में। ये आंसर सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नील नदी की एक सहायक शाखा मतलब ट्रिब्यूटरी अहरामत शाखा की खोज की गई। नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र के पिरामिड के पास नील नदी की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है अरहामत, उसकी खोज की गई। अरहामत जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पिरामिड। क्लियर? नील नदी जो है ये किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? अफ्रीका की। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और कहाँ तक पहुँचती है? ये भूमध्य सागर में जाकर मिलती हैं। नील नदी के बेसिन एरिया की बात करें तो ये 11 अफ्रीका देशों में फैला हुआ है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाइट नाइल, ब्लू नाइल, अटबारा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, चर्चा में क्यों रही है? देखिए, रामसर साइट क्योंकि एक स्टडी में ये निकल कर आया है कि बिहार में स्थित कांवर झील जो है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से सूखती जा रही हैं। कांवर झील जो है यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इस झील को गंडक, बाया और करेह नदियों से पानी मिलता है। इसे 2020 में एक रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। ये झील जो है मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती हैं। कहाँ पर स्थित है ये? बिहार के बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा, कांवर झील चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, हाल ही में यह घोषित किया गया कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन जो है ये ब्राज़ील में किया जाएगा। ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा। फीफा महिला विश्व कप जो 2027 में आयोजित होना है, ये महिला विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। हर 4 साल में इस विश्व कप का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इससे पहले 2023 में 9वां फीफा महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और विजेता कौन रहा था? स्पेन रहा था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्राज़ील बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत बांग्ला बाउल संगीत समारोह का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो बांग्लादेश में ढाका में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। ये महोत्सव जो है आध्यात्मिक संत
फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इस महोत्सव के दौरान भारत और बांग्लादेश के मशहूर बाउल कलाकार जो है वो हिस्सा लेते हैं। बाउल की बात करें तो ये एक संगीत है जो कि बाउल परंपरा के लोग गाते हैं। ये संगीत जो है बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बाउल गीत को 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का हाल ही में आयोजन कहाँ पर किया गया? ढाका में किया गया। बी आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 20 तारीख से लेकर 26 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।